ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है सुश्री कौशल्या लिखित मूल तमिल नाटक पेरिविल और उरावु का हिंदी रूपांतर रिश्ते अपने पराए। हिंदी रूपांतरकार हैं श्री वी.आर. चंद्रशेखर। तो सुनिए ये नाटक रिश्ते अपने पराए। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। सुशीला कहाँ चली गई? बारिश होगी शायद। रात होने को आई, लेकिन सुशीला दिया जला दो ना। अभी आई माँ। फिल्मी गाना गाया जा रहा है यहाँ। शाम ढल गई है, भगवान के सामने दिया तक नहीं जला अभी। ये भी रोज रोज बताना है क्या? ना मालूम सिनेमा के गीतों में ऐसा कौन सा जादू रखा है जिसे देखो वही। क्यों बेकार नाराज होती हो माँ? जरा से गुनगुनाने लगी तो आफत हो गई हूँ। इतनी देर हो गई, कल्पकम अभी तक नहीं आई। उससे कुछ पूछो तो बस प्रलय ही मच जाएगी। अभी क्या है, मालूम तो तब होगा जब मैं एक बार की आंख मूंद कर कूच कर जाऊंगी। माँ फिर शुरू कर दी ना वही चिक। हमें तो सिखाती हो, लेकिन खुद शाम को दीप जलाते समय ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालती हो। अरे ये सिंदूर लगाते समय तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? मैं लगा दूं? इतनी शाम हो गई, अंधेरा हो आया है, मगर ये कल्पकम अभी तक नहीं आई। अभी ऐसी देर कहाँ हुई है माँ? बरसात का मौसम है, जल्दी अंधेरा छा गया है। हो सकता है बस न मिली हो। अरे हाँ, ओवर टाइम तो नहीं कर रही होगी? ऐसा होता तो सवेरे ही कह देती ना। कपड़ों को तह करके रख दो, जरा देख लो सूख गए हैं कि नहीं। इधर ले आओ, मैं तह किए देती हूँ। नहीं माँ, तुम रहने दो। अभी बदन का दर्द शुरू हो जाएगा तो बस हमारी नाक में दम। दीदी आ गई, रहने दो कपड़ों को। पहले उसके लिए कॉफी बना दूं। क्यों कल्पकम, इतनी देर कैसे हो गई? बस नहीं मिली थी क्या? रात हो गई है। फिक्र करने का कोई बहाना तुम्हें मिल गया ना? मैं तो रोज ही की तरह आई। तुमने दवाइयाँ सब ठीक तरह से ले ली? माँ तुम भी कॉफी पियोगी? तुम भी मेरा मन रखने को पूछ लो। तुम्हारी दीदी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती अब। माँ तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी अभी वो दफ्तर से आई है बेचारी, क्यों ना नाराज होती हो? उसका मिजाज नहीं देखा तुमने? ओफो, तुमसे बहस कौन करे। ये लो कॉफी। अरे दीदी कहाँ है? ऊपर होगी, छत पर। पता नहीं वहां क्या धरा है। मैंने लाख समझाया है, मुंडेर पर अंधेरे में मत बैठो। सामने होटल के पिछवाड़े छोकरे जमा होते हैं, कितने मर्दों की नजरें पड़ती हैं। वो माने तब ना, पता नहीं क्यों मुंडेर पर जा बैठती है। माँ तुम चुप क्यों नहीं रहती? यूं बड़बड़ाने से क्या होगा? इसी गुस्से के कारण दवाइयों का कोई असर नहीं होने पाता। जरा चैन से रहो तो ठीक होने में समय न लगे। अच्छा चुप करो, मुझे उपदेश मत सुनाओ। उसे कॉफी दे आओ जाकर। अच्छा कब मुझे दे, मैं ही दे आती हूँ। अरे कल्पकम, तुम इस अंधेरे में खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? 1 बज चुका है रात का, सोई नहीं? यहाँ ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही है माँ। कल्पकम इधर आओ। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करती हो,
पर नींद नहीं आती? क्यों सेहत खराब कर रही हो? तुम्हें डांटते भी तो नहीं बनता। कल रात खाना क्यों नहीं खाया? माँ, तुम्हारे हाथ का भोजन किए अब कितने साल हो गए मालूम है? 7 साल पहले पिताजी जब घर से भागे थे, तब से तुम बीमार हो। उस गैर जिम्मेदार आदमी के लिए तुम्हारे मन में जो ममता है, वो हम सब के प्रति क्यों नहीं है माँ? हम सब तुम्हारी खातिर ही तो जी रहे हैं। कल्पकम, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे भी दिन याद है जब मेरा जुआरी पियक्कड़ पिता तुम्हें आए दिन पीटता था, तुम्हें रुला रुला कर छोड़ता था। बेटी, पिता का घर आने तक मुझे खलता था माँ। सुबह शाम कर्जदारों की भीड़ लगी रहती थी और तुम जवाब देते देते थक जाती थी। तुम अपमान का घूंट पीकर रह जाती थी। तुम्हें मुस्कुराते हमने एक बार भी तो नहीं देखा माँ। कल्पकम, और ऐसे पति के भागने पर तुम क्यों इस कदर टूट गई माँ? उनके बारे में कुछ मत कहो बेटी। जाने कहाँ है, कैसे है? उस समय मैं 15 साल की बच्ची थी, 10वीं में पढ़ रही थी। ना ही हमारे पास पैसा था और ना ही कोई ऐसा जिसे अपना कहा जा सके। मैट्रिक पास करने में भी कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। फिर शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग पास की, नौकरी खोजी। तब तक तुम बिस्तर पकड़ चुकी थी। दोनों बहनें सुशीला और अलमेलू हर महीने बीमार हो जाती थी। मुझे क्यों अस्पताल ले जाना पड़ता था। अब वो सब क्यों याद दिलाती है? घर का काम काज, बहनों की देख रेख, उनकी पढ़ाई का भार, तुम्हारी सेवा, ये सब करती संभालती मैंने पढ़ाई की, परीक्षा दी और नौकरी भी ढूंढी। मैं क्या करती कल्पकम? माँ, दुखी मत हो माँ। तुम्हें ठेस लगाने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैंने सोचा था नौकरी मिलते ही दुख के दिन खत्म हो जाएंगे और किसी बात की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या? सिवाय इसके कि पेट पालन के लिए हम किसी के मोहताज नहीं, और कोई फर्क नहीं आया। कल्पकम, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। ऐसी उदास न रहूं माँ। तुम अपनी बीमारी से छुटकारा पाना ही नहीं चाहती हो। देखो माँ, तुम अपने मन को स्वस्थ रखो तो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाए। तुमको हम सब अपने नहीं लगते बेटी। वो आदमी अपना लगता है जो इस तरह घर छोड़कर चला गया। अफसोस है माँ, 7 साल में कभी तुम्हारी रत्ती भरी पे परवाह की है उसने? और वो तुम्हारा पति है। क्यों? ऐसी बातें ना करो कल्पकम। कैसे कहती हो कि मुझे तुम पर ममता नहीं है? तुम नहीं होती तो ये परिवार कभी का टूट जाता। क्या मैं इतना भी नहीं जानती? तुम्हें वो सब मालूम है। हाँ, सिर्फ वही मालूम है। लेकिन इस बात को कौन तुम्हें समझाए कि 7 साल पहले तुम्हारे उस पति ने जाने किस किस से कर्ज लेकर जुआ खेला और परिवार को नष्ट करके ही माना था। कल्पकम, माँ, तुम्हें ये मालूम है कि 7 साल तक कोई आदमी अपने परिवार से दूर रहा हो तो समझना चाहिए कि मर गया है। कल्पकम, बकने की भी हद होती है। माना कि तुम रोटी कमाती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो मर्जी आएगी बोलोगी। सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हें अपने पति की बड़ी चिंता है, उनकी खैर मनाते हुए तड़पती रहती हो। लेकिन मेरे लिए पिताजी कभी के मर चुके हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए उनका शरीर जिंदा होना ही सब कुछ हो, मगर हम बच्चों के लिए इतना भर काफी नहीं है माँ। मुझे इसी बात में तसल्ली मिलती है कि मैं समझ रही हूँ कि पिताजी जिंदा नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हें भी कहूँ कि माँ, ओहो, तुम तो माँ होकर भी एक बच्चे से बढ़कर नहीं लगती हो। आखिर मैं करूं भी क्या? मुझ में ताकत हो तब ना। ताकत की क्या कमी है माँ? तुम्हारे मन ही कमजोर है। मैं तो कहूंगी अपनी बीते जिंदगी की याद तक पास मत फटकने दो। मन को पक्का करके घर का भार अपने ऊपर ले लो और पहले की तरह हंसती मुस्कुराती गाती गुनगुनाती काम करने लग जाओ। बस ऐसा हो जाए तो किसी बात की कमी न रहे माँ। हंसूंगी, गाऊंगी, जरूर हंसूंगी, गाऊंगी। माँ, चल सो जा अब, सवेरा होने वाला है। कल दफ्तर भी तो जाना है। हाँ, दफ्तर जाना है। एक और दिन बीत गया इसी तरह।
जगह है। अरे माँ कहाँ है? बिस्तर पर नहीं है। माँ, माँ, मैं इधर हूँ, रसोई घर में। उधर क्या कर रही हो? ओफो माँ, तुम बिस्तर से क्यों उठी? किसने तुमसे रसोई में आने को कहा? सोचा थोड़ा सा कुछ बना लूं। बस अब छोड़िए ये सब। देखो तुम्हारा हाथ कांप रहा है, जाकर लेटो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करूंगी तो और बीमारी बढ़ेगी। सुशीला, इधर बैठ, रसोई में गर्मी है, ले कॉफी पी। माँ, तुम्हारे हाथ की कॉफी पी कितने साल हो गए हैं? माँ, तुमने कॉफी पी? कल्पकम के लिए गरम कॉफी रख दूं, वो फ्लास्क तो उठा। माँ, दीदी को पता लगेगा कि तुमने कॉफी बनाई तो फूली नहीं समाएगी। ये लो, ये रहा फ्लास्क। अरे आइए, भी झेप क्यों रहे हैं? आइए आइए आइए। अरे सुशीला, देख कौन आया है। सुशीला, देख तो जाकर कौन आया है। मैं फ्लास्क रख दूं कल्पकम के कमरे में। सुशीला बेटी, देखो, अरे कौन आए हैं। माँ कहाँ है? हाँ, ये मामा जी। अरे आप कौन हैं? सुशीला, तुम सुशीला बेटी, मुझे पहचानती नहीं बेटी? इतनी बड़ी हो गई, मुझे पहचानोगी भी कैसे? उस वक्त तुम 6 साल की होगी। सुशीला बेटी, क्या सचमुच इन्हें पहचान नहीं पाई तू? अरे ये तो तुम्हारे। माँ, माँ, इधर आओ ना, पिताजी आए हुए हैं। बैठे जगदीश भाई साहब, बैठे। क्या है? वे आ गए? हाँ माँ, कहाँ है? धड़ो मत माँ, गिर पड़ोगे। आप आ गए, सचमुच आ गए आप, सचमुच। मीनाक्षी, मीनाक्षी। अरे ये भी खूब रही। जगदीश अय्यर, अब रो मत। इन लोगों ने आपके इंतजार में क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। मीनाक्षी, तुम्हें बताऊं, मैं रोज की तरह जलेबी बना रहा था कि अचानक एक परछाई सी दिखी। अरे सिर उठाकर देखा तो ये खड़े हैं मेरे सामने। पहले पहचान नहीं सका, अब भला 7 साल तो बीत गए। दाढ़ी मूछ से भरे चेहरे को पहचानने में जरा देर लगी। फिर तो बस मिठाई बनाना छोड़ इन्हें लेकर इधर दौड़ा। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक नया लड़का रखा है होटल के काम के लिए, नौकरी खोज रहा था बेचारा, और मैंने कहा जब तक नौकरी नहीं मिलती मेरा हाथ बटाता रहे। देखूं जाकर, अभी नया नया है ना। आपके बाल सब पक गए, दुबले और काले भी हो गए आप। ऐसे कंगलों की तरह भटकने की क्या जरूरत थी? हम सबको इस तरह बेसहारा छोड़ने का साहस आपको कैसे हुआ? हे भगवान, चलो कम से कम वापस आ गए। सुशीला, पिताजी को कॉफी पिलाओ। हाँ, मिलाती हूँ। दीदी को तो बुला लो। दीदी, अरे दीदी, सुन नहीं रही हो? क्या है? क्या बात है सुशीला? क्या माँ की तबीयत? माँ ठीक है। देखो ना दीदी, पिताजी आ गए, अब ये भी मामा जी के साथ आए हैं। ओह, अरे दीदी, ऐसे चुप क्यों हो? क्यों बोलती क्यों नहीं? बेटी, तुम्हारे पिताजी आ गए। तुम्ही ने कहा था ना कि खुश रहूं तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बात सच निकली है कल्पका। हाँ दीदी, आज स्कूल से लौटी तो देखा माँ ने अपने हाथ से नाश्ता तैयार किया था, पूरे 7 साल के बाद, और इत्तेफाक से पिताजी भी आ गए। बेटी कल्पकम, तू इतनी बड़ी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। दीदी, कुछ बोलो ना। दीदी। कल्पकम बेटी, इधर आओ। अपनी लाडली बेटी को जी भरकर देख लूं। सुना, अलमेलू बेचारी नहीं रही। मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तब वो
4 साल की थी। दीदी कुछ तो बोलो। माँ, तुम्हें अपने पति की बड़ी चिंता है, उनकी खैर मनाती हुई तड़पती रहती हो, लेकिन मेरे लिए पिताजी कभी के मर चुके हैं। मेरे लिए पिताजी कभी के मर चुके हैं। दीदी कुछ तो बोलो। सुशीला, कॉफी लाओ ना, कल्पकम के लिए भी लाना। अभी लाती हूँ माँ। दीदी पिताजी से बातें करो, गुमसुम मत खड़ी रहो। सिवाय इसके कि आप हमारे बीच में नहीं थे, हमें कमी किसी बात की नहीं थी। कल्पकम हमारा इतना ख्याल रखती है कि क्या कहूँ। इसे तो मानो अपनी चाह ही नहीं है। तुम जैसी गुणवती की बेटी तुम ही पर जाएगी ना। मुझे भी दिन याद है माँ, जब मेरा जुआरी पियक्कड़ पिता तुम्हें आए दिन पीटता था, तुम्हें रुला रुला कर छोड़ता था। अरे दीदी ऐसे चुप क्यों हो? मीनाक्षी, मैं जाने कैसी कैसी आशंकाएं लिए आया था, मगर कल्पकम को देखकर मन शांत हो गया। अब मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। आगे मैं नालायक पति नहीं रहूंगा मीनाक्षी। क्यों नाहक दुखी होते हैं? आपने मेरे प्रति कोई अन्याय नहीं किया। अब जो मेरे साथ हैं, उस गैर जिम्मेदार आदमी के लिए तुम्हारे मन में जो ममता है माँ, लीला वो हम सबके प्रति क्यों नहीं है? हम सब तुम्हारी खातिर तो जी रहे हैं माँ, हम सब तुम्हारी खातिर ही तो जी रहे हैं। दुबले और काले भी तुम्हें अपने पति की बड़ी चिंता है माँ, उनकी खैर मनाते हुए तड़पती रहती हो। हम सबको इस पर लेकिन मेरे लिए पिताजी कभी के मर चुके हैं। मेरे लिए पिताजी कभी के मर। अरे कल्पकम, सुन तो, कल्पकम बेटी। कल्पकम, कल्पकम। तुम क्यों इस तरह हाँफती हाँफती सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाती हो माँ? आवाज देती थी तो मैं खुद ही नीचे आ जाती। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। ये लो, तुम्हारे पिताजी को आज वेतन मिला है। 70 रुपए दिए हैं, सारे के सारे इस बार मुझे दे दिए। 300 की नौकरी छोड़कर गए थे, अब 70 पर काम कर रहे हैं। उसी में लगे रहते तो आज और ज्यादा मिलता होता। न जाने अब 70 रुपए लेते हुए उनका दिल कैसा तड़पा होगा। माँ, तब 300 में से 3 रुपए भी तुम्हें नहीं देते थे, अब पूरे 70 रुपए तुम्हारे हाथ थमा दिए। ये गनीमत है माँ, इन्हें संभाल कर रखना। रुपए लेकर मुझे क्या करना है बेटी? घर के 1000 खर्चे हैं। माँ, गले में आज केवल मंगलसूत्र बचा है। पिताजी से कहना, जैसे एक एक करके तुम्हारे सब गहने छीन कर ले गए थे, अब वेतन का पैसा जमा करके गहने जुटा कर दें। मीनाक्षी, मीनाक्षी। माँ, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम नीचे जाओ। हाँ, याद रहे माँ, मेरी जानकारी के बिना इसमें से एक पाई भी खर्च नहीं करना, समझी? जैसा तू ठीक समझे बेटी। और हाँ माँ, एक बात और सुन लो, बुरा मत मानना, पिताजी कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं। इस घर को अब और अधिक संतान की जरूरत नहीं है माँ। कल्पकम, कमबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? हे भगवान। दीदी, हाँ? क्या सोच रही थी? मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? कुछ नहीं। क्या है? किस फिक्र में हो? यूँ लगता है जैसे जाने कहाँ कहाँ की उलझने सुलझाने में लगी हुई हो। कुछ नहीं सुशीला, मैं ब्लैंक हूँ बस। तुम ब्लैंक नहीं रह सकती। पता नहीं सुशीला,
दिन में काम करते वक्त हो चाहे रात में बिस्तर पर लेटे लेटे हजार हजार विचार मन में घुमड़ते हैं, मगर इस तरह जब आकर बैठ जाती हूँ तो मन बिल्कुल खाली और खामोश हो जाता है। जब उस खामोशी की जरूरत होती है ना, इधर आकर बैठ जाती हूँ। दीदी, पिताजी फिर पहले जैसे हो गए। शराब की लत लगी है, माँ को रुलाने लगे हैं। पता नहीं क्या होगा। सुशीला, एक बात बताऊं, जन्मजात गुणों को कोई नहीं बदल सकता। जीवन के इतने सारे संकट भी उन्हें बदल न पाए तो बस इसे होपलेस केस समझना चाहिए। तुम्हारे विवाह के सिलसिले में 4 बार आ चुके हैं। वे तुम्हें पसंद भी कर चुके हैं, लेकिन पिताजी हर बार में कुछ न कुछ दोष निकालते रहते हैं। झूठ मूठ लिख देते हैं, जन्मपत्री मेल नहीं खाती है। वो घर जमाई की खोज में है जो कमा कमा कर उनको देता रहे। पिताजी को डर है कि शादी करके मैं कहीं चली जाऊंगी तो उस परिवार का पेट कौन भरेगा। इसी बल पर तो पिताजी इस तरह आवारगी करते हैं। दुकान से जो वेतन मिलता है वो ऊंट के मुंह में जीरा ही समझो। तुम अब भी समझ रही हो कि पिताजी दुकान की नौकरी कर रहे हैं? उन्हें वहां जाना बंद किए अब 4 महीने हो गए हैं। मेरी शादी के बहाने दुकानदार से कर्ज लिया। अब वे लोग मुझसे शादी की तारीख जानना चाहते हैं। बताओ सुशीला, मैं हंसूं या रोऊं? छी, लानत है, ऐसे आदमी के ऊपर माँ जान देती है। सुशीला, माँ करे भी क्या, पति को देवता मानने वाली परंपरा है ना हमारी। हम माँ बदल नहीं सकती। दीदी, माँ फिर से। जानती हूँ सुशीला, एक और बहन आ जाएगी या फिर भाई आ जाएगा। इस बार माँ बचेंगी क्या? अलमेलू को जन्म देते वक्त माँ मरते मरते बची थी। अब देखो क्या होता है। सुशीला, बच्ची को उठाओ, रो रही है। मुझे उठाना नहीं आता माँ, तुम ही जाओ। मैं ये काम कर रही हूँ, तुम्हें उठा लो ना जाकर। और ये कल्पकम कहाँ है? फिर ऊपर जाकर बैठ गई क्या? चाहे दुनिया पलट जाए, उसे अपने काम से ही मतलब है, जरा भी मदद नहीं करती। माँ, इस घर के लिए दीदी बहुत कर चुकी हैं, कोई कसर नहीं। बस बस, अब चुप रहो, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी आते होंगे, जल्दी से नाश्ता बना लो। पिताजी ही सब कुछ है, उन्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए फिर से सारी लतें पड़ गई हैं। अब तो वेतन का पैसा भी नहीं देते। दीदी को मालूम हो जाए तो। जबान संभाल कर बात कर। बच्ची के लिए दूध का पाउडर भी नहीं खरीद लाती, बेचारी रोती रहती है। मेरे दूध होता तो आज इस तरह झींकना ना पड़ता। मीनाक्षी, बच्ची को क्यों रुलाती हो? सुशीला, तेरे पिताजी आ गए हैं, जा नाश्ता तैयार कर। जाती हूँ माँ, जाती हूँ। क्यों उदास से क्यों है? वसूली का काम ज्यादा था क्या? हाँ? आप दुकान के लिए साइकिल क्यों नहीं ले लेते? साइकिल से क्या फायदा, चलाना ही कहाँ आता है। क्यों, सीख लीजिए ना, रात को सामने की सड़क पर सीख लीजिए। छोटे छोटे लड़के भी तो सीखते हैं। ओहो, कान फटे जा रहे हैं। उसे क्यों रुला रही हो? माँ, ये लो बेबी का दूध। और अपने पिताजी का नाश्ता अभी लाती हूँ। क्यों जी, आज कोई चिट्ठी आई क्या? कैसी चिट्ठी? कल्पकम की शादी के बारे में। वे लोग लड़की देखने आए थे ना, उनकी कोई खबर? वो चिट्ठी उसे आए तो 10 दिन हो गए। लिखा है कि शादी का प्रबंध शुरू करो। 10 दिन हो गए और आपने मुझे बताया ही नहीं। और लड़का तो शायद दिल्ली में है कहीं। देखने में लड़का अच्छा है, जल्दी तय कर दीजिए। लेकिन शायद उसका वेतन भी बहुत कम है, इसलिए कमाने वाली लड़की पसंद कर ली है। ये भी क्या बात है, दोनों का कमाना अच्छा है ना? वाह, हमारी बेटी कमाए और कोई नालायक उड़ाए। शादी के बाद वो पति है, अपनी पत्नी पर उसे पूरा हक है। सुना है कि
उसके 4 भाई बहनें हैं और उस पर से बुढ़े माँ बाप हैं। मुझे रिश्ता पसंद नहीं। कोई अकेला लड़का इसी शहर में मिल जाए जो अच्छा कमाता भी हो तो तय कर दूं। अभी क्या जल्दी है? ये सब तो आप पहले ही जानते थे, फिर उन्हें बुलाया क्यों था? ज्यादा कमाने वाला दामाद होगा तो उसके मुताबिक दहेज भी तो देना होगा। कल ही शादी करने पर तुम तुली हो जैसे पैसों का ढेर जमा हो। पिताजी लीजिए नाश्ता। सुशीला, अपनी दीदी से 5 रुपए तो मांग ला, वेतन मिलते ही वापस कर दूंगा। जी नहीं, मैं नहीं मांग सकती। क्यों? आपको पिछले हफ्ते ही तो वेतन मिला होगा। हिसाब मांग रही हो? जरूरत है तभी तो मांग रहा हूँ। अभी मुझे इस महीने का वेतन नहीं मिला, समझी? क्यों? 30-30 दिन मेहनत नहीं की, वेतन देते क्यों ही चकता है? अब लेक्चर मत छाओ। रुपए दोगी या नहीं? अभी लाती हूँ, मेरा और काम ही क्या है। रिश्ते अपने पराए। अभी आपने सुश्री कौशल्या लिखित मूल तमिल नाटक पिरिविल और उराव का ये हिंदी रेडियो रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतरकार थे श्री V.R. चंद्रशेखर और निर्देशक श्री गंगा प्रसाद माथुर। ध्वनि संयोजक श्री सुदर्शन कुमार और श्री किशन कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीमती सुधा शिवपुरी, श्रीमती कमला सक्सेना, श्रीमती विजय लक्ष्मी सिन्हा, श्री स्वतंत्र कुमार ओझा, श्री बलदेव राम नागर और श्री F.C. माथुर। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।